Hello students and welcome to third set of CG Board Class 8 English Model Question Papers. इंस्ट्रक्शंस वही सारे रहेंगे जैसा हम लोग वीडियो 1 में देखे थे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस से चूज द करेक्ट ऑप्शंस में है. द एल्व्स वोर ओवरकोट, सूट, रेनकोट या रैग्स. जो एल्व्स थे स्टोरी में वो क्या पहने थे? तो वो लोग रैग्स पहने थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैग्स. देन द आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेड द पीपल ऑफ द किंगडम हैप्पी, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड या फिर प्लीज्ड. जो आर्टिस्ट था जब वो एडमिनिस्टर कर रहा था, मतलब कि जब वो रूल कर रहा था, जब वो वहाँ पे रिफॉर्म्स बना रहा था लोगों के लिए, तो वो उसके किंगडम के लोगों को कैसा बनाया, मतलब वो उसको हैप्पी किया लोगों को, या अनहैप्पी किया, या फिर सेटिस्फाई हो गए, या फिर बहुत खुश थे. यहाँ पे हो जाएगा कि अनहैप्पी हो गए थे. आंसर ऑप्शन बी. देन द बॉय हु केम बैक आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम वॉस. जो कुछ टाइम के बाद वापस आया था, वो लड़का कैसा था? बहुत ही सैड और वरीड था. वो इंजर्ड था, मतलब चोट लगा हुआ था और हारा हुआ था. वो बहुत खुश था और डिलाइटेड था, या फिर वो बहुत टेम्पर्ड था, बैड टेम्पर्ड, मतलब बुरे गुस्से में ऐसा. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए वेरी सैड एंड वरीड. बहुत ही ज़्यादा सैड और वरीड था. देन क्वेश्चन नंबर 4. बिफोर सुधा वॉज 17 ईयर्स ऑफ एज शी हैड गिवन डैश परफॉर्मेंसेस. सुधा जो है वो 17 ईयर्स ऑफ एज से पहले किस तरह के परफॉर्मेंस दी थी? मतलब कि मोर देन 70, लेस देन 80, मोर देन 80 या लेस देन 70. तो सुधा 17 ईयर्स से पहले ही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोर देन 80 परफॉर्मेंसेस दे चुकी थी. तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी. देन इसके बाद में द ब्यूटीफुल शूज़ वर मेड बाई. शूज़ कौन बनाए थे? एल्व्स बनाए थे. स्टोरी में हम लोग यही पढ़े हैं. ना तो मैजिशियंस, ना ही जोकर, ना ही फेरीज. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्व्स. देन एवरीबडी हेट्स हिम फॉर हिज रिपल्सिव लुक्स. हर कोई उसे उसके रिपल्सिव लुक्स के लिए हेट करता है. तो यहाँ पे रिपल्सिव जो है वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर वर्ब है, या फिर वो नाउन है, ये आपको बताना है. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडजेक्टिव. यहाँ पे रिपल्सिव जो है वो एडजेक्टिव है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन. इनमें से क्या चीज़ आप गिन सकते हो? जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है. तो काउंटेबल नाउन बताना है. फन, फन को हम लोग नहीं गिन सकते. इसके बाद में फिर दिया है एडवाइस, फिर दिया है डर्ट, और फिर दिया है लीफ. तो फन और एडवाइस जो है वो एक तरह का बोल सकते हैं हम लोग कि वो एक्शंस में आता है. डर्ट जो है इसको कोई गिन नहीं सकता, लेकिन लीव्स को काउंटेबल में लिया जाता है. हालांकि उसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे अगर किसी ट्री के लीव्स काउंट करने बोले तो, लेकिन अगर कहीं पे लिमिटेड ऐसे लीव्स है तो उनको काउंट किया जा सकता है. इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लीव्स. देन डैश लायन इज अ फेरोशियस एनिमल. लायन के आगे आपको आर्टिकल्स लगाने हैं, ए एंड द, या फिर कुछ भी नहीं. तो यहाँ पे लायन के सामने में जो आर्टिकल लगेगा वो है द लायन. देन आई डैश इंग्लिश वेरी वेल. मैं बहुत अच्छी इंग्लिश. अब यहाँ पे आपको फिल करना है. डोंट स्पीक नहीं बोलता, या फिर नो स्पीक, या फिर नॉट स्पीक, या फिर डस नॉट स्पीक. तो ओवरऑल आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रामेटिकली सही है यहाँ पे, कि आई डैश इंग्लिश वेरी वेल. तो यहाँ पे हो जाएगा आई डू नॉट स्पीक. डू नॉट स्पीक को शॉर्ट में डोंट स्पीक बोलते हैं. तो यहाँ पे आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ये आंसर है. देन द क्लॉक डैश इन 1750 is made, is making, was made, will be made. 1750 में वॉच बना था, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? was made. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी was made. फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं. तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स को फिल करना है. द डैश आर हंग एट डोर्स एंड विंडोज़. डोर्स और विंडोज़ में क्या टांगे जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से हम लोगों को दिख रहा है कि कर्टन्स हैं, मतलब कि पर्दे. तो डोर्स और विंडोज़ में कर्टन्स हैंग किए जाते हैं. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्टन्स. देन आई हैव नेवर डैश सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर. मैंने आज तक इतना अच्छा कारपेंटर जो है वो नहीं देखा, या मैंने कभी उसको वैसे ही है कि नहीं देखा. तो यहाँ पे कम अक्रॉस, मतलब कि ऐसे कारपेंटर को मैंने नहीं देखा. इसका ओवरऑल मीनिंग यही आता है. कम अक्रॉस का मतलब कि मैंने देखा नहीं. लेकिन अगर आप एकदम वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाओगे तो मैं ऐसे किसी कारपेंटर के आसपास नहीं गया, या मेरे आसपास कोई ऐसा कारपेंटर नहीं आया, ऐसा है. तो मतलब ओवरऑल कि मैंने ऐसा कारपेंटर नहीं देखा. तो यहाँ पे हो जाएगा कम अक्रॉस. देन वंस आई वॉज पासिंग डैश द डेंस फॉरेस्ट.
एक बार में डेंस फॉरेस्ट से क्रॉस हो रहा था, ऐसे ही होगा तो थ्रू, आंसर हो जाएगा यहाँ पे थ्रू। देन वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस का ख्याल रखने वाला, वो होता है मैनेजर। देन अ डांसर्स डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंथी, पंथी डांस में कॉस्ट्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इकलौता आपका ऑप्शन भी वही बचा है, तो आंसर हो जाएगा कॉस्ट्यूम। देन आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेवेलिया, ट्रेवेलिया क्या है? तो एक ये न्यू एज डिसीज था जो कि बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा था, तो हम लोग आंसर लिखेंगे ट्रेवेलिया इज अ न्यू एज डिसीज दैट हैज बीन स्प्रेडिंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डू फेदर्स प्ले इन बर्ड्स, बर्ड्स में फेदर्स का क्या रोल होता है? तो जो फेदर्स हैं वो बर्ड्स को उनका जो लाइफ है वो लीड करते हैं, मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बर्ड्स को ऐसे इमेजिन करते हैं ना तो फेदर्स के साथ ही इमेजिन होता है। तो फेदर्स ऑफ अ बर्ड गिव अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दे लीड, वो कैसा लाइफ अपना जी रहे हैं वो हमको उसके फेदर्स को देख करके पता चलता है। देन वाई डज द माउंटेन कॉल द स्क्वेरल लिटिल प्रिग, जो माउंटेन है वो स्क्वेरल को लिटिल प्रिग क्यों बोलता है? क्योंकि वो पूरे टाइम क्वेरल करता रहता था, मतलब कि एकदम चिल्लाता रहता था, बहुत बोलता रहता था। सो द माउंटेन कॉल्स द स्क्वेरल लिटिल प्रिग बिकॉज दे मेड अ क्वेरल, क्वेरल मतलब एकदम बोल सकते हो जैसे बच्चे क्वेरल करते हैं, बोलते हैं एकदम शोर करना और मस्ती करना, ऐसा वाला स्टेट। देन क्वेश्चन नंबर 5, यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन योर सेंटेंस, मीनिंग इज गिवन, एक प्रोवर्ब दिया है और उसका मीनिंग दिया है, इन दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये प्रोवर्ब है, मुहावरा जिसको बोलते हैं। देन पीपल कैन गेट ग्रेटर थिंग्स बाय वर्किंग टुगेदर, लोग जो हैं वो साथ में काम करके बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, इसलिए यूनियन क्या है? एक स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे लिखोगे वी कैन वाइप आउट आर टेररिज्म, वी कैन वाइप आउट टेररिज्म फ्रॉम आर कंट्री ओनली बाय जॉइनिंग हैंड्स विथ ऑल द कम्युनिटीज़ दैट आर लिविंग हियर बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ, हम अपने कंट्री से टेररिज्म को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं और ये तभी पॉसिबल है जब सारी ही कम्युनिटीज़ एक साथ मिलकर आएँ, क्योंकि यूनियन ही स्ट्रेंथ है। देन यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मीट, MEET मीट मतलब मिलना, तो मोहन एंड हमीद मीट इन द पार्क। देन दिया है मीट, MEAT मीट मतलब कि जो नॉन वेज होता है वो वाला मीट, तो पैरट्स डू नॉट ईट मीट। क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ वर्ड लिस्ट रिलेटेड टू गिवन वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड दिया है स्टेज, इससे रिलेटेड आपको 4 वर्ड्स और लिखने हैं। तो स्टेज में सिंगर्स आ सकते हैं, डांसर्स आ सकते हैं, माइक होता है, लाइट होता है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे भी वर्ड्स यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, जैसे स्टेज में परफॉर्मेंस होता है। इसके बाद में फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, why did he wrap the country's flag around himself at the presentation, प्रेजेंटेशन में वो कंट्री के फ्लैग को अपने अराउंड क्यों रैप करके मतलब लपेट करके रखा था? तो he wrapped the country's flag around himself at the presentation because he wanted something close to the symbol which represents the country, वो क्या चाहता था कि कुछ ऐसा सिंबल मिले जो उसके कंट्री को रिप्रेजेंट करे, इसलिए वो क्या किया? फ्लैग को ही अपने अराउंड रैप कर लिया। देन व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन सुधास लाइफ, सुधा के लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? तो सुधा के लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि जब वो स्टेज पे वापस आई थी, कब? जनवरी 28 1984 में, और वो अपना एक पब्लिक रिसाइटल दी थी मुंबई में। सो द टर्निंग पॉइंट इन सुधास लाइफ केम व्हेन शी केम बैक टू द स्टेज ऑन जनवरी 28 1984 टू गिव अ पब्लिक रिसाइटल इन मुंबई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर आपका 10, वाई डज द राइटर से आई एम गोइंग टू लव बीइंग फ्री, राइटर क्यों बोलते हैं कि फ्री रहना, आज़ाद रहना उसको पसंद आएगा बहुत या फिर पसंद है? द राइटर सेज सो बिकॉज शी हैड नेवर enjoyed द फ्रीडम विच शी इज़ गोइंग टू बाई लिविंग फॉर 3 months इन अ फार्म, जो राइटर है वो फार्म में रहने जा रही थी 3 महीने के लिए, तो वो बहुत खुश थी कि उसको वो फ्रीडम मिलेगा जो वो पहले कभी भी फेस नहीं की है, कि कहीं पे अकेले रहना अपने अकॉर्डिंग। देन फिल इन द ब्लैंक्स वाले फिर से क्वेश्चन है, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज़ करना है, वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, हैड के साथ इसको मिक्स करके थर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है, 3 सेंटेंस बनाने हैं, मतलब कि फिल करने हैं ब्लैंक्स को। जैसे यहाँ पे दिया है स्टार्ट, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म होता है स्टार्टेड, सेट के लिए थर्ड फॉर्म सेट होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
मेक के लिए थर्ड फॉर्म होता है मेड। अब यही हम लोग को यूज़ करना है हैड के साथ। तो माई डॉटर डैश अ डॉल बिफोर वी केम बैक होम। सेट, स्टार्ट या फिर मेक। तो मेक ही हो सकता है, बनाना ही हो सकता है यहाँ पर। तो हैड मेड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई डॉटर हैड मेड। देन दे डैश बिफोर वी जॉइंड देम। यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट का मैं बताई स्टार्टेड, तो हैड स्टार्टेड। दे हैड स्टार्टेड बिफोर वी जॉइंड देम। उसके बाद दिया है द सन डैश बिफोर शी रिटर्न होम। सन जो है वो सेट होता है, तो द सन हैड सेट, क्योंकि हैड के साथ लगाना था, तो द सन हैड सेट बिफोर शी रिटर्न होम। देन डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस हैं। राम किल्ड रावण, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है, तो राम जो है वो आपका इधर आ जाएगा और रावण इस साइड में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो फ्लिप हो जाते हैं जब हम लोग वॉइस चेंज करते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो राम किल्ड रावण का हो जाएगा रावण वॉज किल्ड बाई राम। फिर यहाँ नरेशन चेंज करना है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू शट द डोर। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डस शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डस शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। एक पैराग्राफ लिखना है जो कि फॉलोइंग फूड आइटम्स को डिस्क्राइब करे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसे कि जामुन, गुलाब जामुन और समोसा दिया है। इसका साइज़ और शेप कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका लुक कैसा है, कलर कैसा है, और आपको ये पसंद है या नहीं पसंद है। इन 5 पॉइंट्स में आपको इनको डिस्क्राइब करना है। लाइक गुलाब जामुन, तो शेप और साइज़ की बात करें तो गुलाब जामुन इज़ राउंड इन शेप एंड वेरी स्मॉल इन साइज़ लिख सकते हो। वेरी स्मॉल नहीं, लेकिन स्मॉल इन साइज़। इसके बाद टेस्ट, तो इट टेस्ट प्लेजेंटली स्वीट, ये मीठा होता है और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लेजेंटली स्वीट लिखा है। देन लुक्स की बात करें तो इट्स लुक इज़ माउथ वाटरिंग। अब आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो कि इट इज़ डार्क इन कलर, या फिर इट लुक्स विद अ जूसी टेक्सचर, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे लिखा है कि ये कैसा दिखता है, माउथ वाटरिंग, मतलब देखते के साथ मुंह पे पानी आ जाए। इसके बाद कलर, तो इट्स कलर इज़ डीप ब्राउन। अब यहाँ पे बोला लाइक या डिसलाइक, तो अगर आप यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा लिखे हो मतलब आपको पसंद ही होगा, और अगर नहीं पसंद है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो यू लाइक या डिसलाइक, तो इट्स माई फेवरेट स्वीट सो आई लाइक इट द मोस्ट। अब फेवरेट है तो सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर नॉर्मली लिख सकते हो कि आई लाइक ईटिंग गुलाब जामुन। देन समोसा, समोसा की बात करें तो इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, शेप हो गया। टेस्ट, तो इट टेस्ट वेरी नाइस, या फिर इट इज़ सार इन टेस्ट, या फिर इट इज़ स्पाइसी। उसके बाद लुक्स की बात करें तो इट लुक्स लाइक अ स्मॉल पिरामिड। कलर की बात करें तो इट्स कलर इज़ वेरी लाइट ब्राउन और ब्राउनिश येलो। और उसके बाद अगर लाइक्स और डिसलाइक, तो आई लाइक समोसा वेरी मच यहाँ दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देन फ्रेम योर ओन सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करके खुद का अपना सेंटेंस बनाना है। जैसे फेमस, सो देवदास बंजारे इज़ फेमस फॉर पॉपुलराइजिंग पंथी डांस, आप फेमस में कुछ और भी लिख सकते हो। इसके बाद दिया है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट से वर्ड बना है सचिन इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। फिर टाइनी, रेन स्टार्टेड विथ टाइनी ड्रॉप्स। स्टोर, आई बॉट अ बुक फ्रॉम द बुक स्टोर। देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कलाम्स फुल नेम इज, कलाम का फुल नेम तो यहाँ पे लिखोगे अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। देन हिज बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल वॉज, स्कूल में उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे, तो पक्षी रामानाथ शास्त्री, तो आप लिखोगे पक्षी रामानाथ शास्त्री। देन हिज फेवरेट टीचर वॉज, तो वो थे श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। फिर उसके बाद एफ आर ओज हेल्प डैश पर्सन, कैसे पर्सन को हेल्प करते हैं, पोलियो अफेक्टेड। अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि कलाम के बारे में इतना सारा चीज़ हम लोगों को कैसे पता होगा, तो वो आपके लेसन में है, इसलिए ये पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 16, राइट 4 लाइन्स ऑन योर आइडियल पर्सन, अपने आइडियल पर्सन के ऊपर 4 लाइन्स आपको लिखने हैं। तो इन माई लाइफ माई फादर इज़ माई आइडियल पर्सन बिकॉज ही इंस्पायर्स मी एवरी डे, यहाँ पे फादर के ऊपर लिखा हुआ है और बिल्कुल बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है ये, इनके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो मेरे लाइफ में मेरे फादर जो हैं वो मेरे आइडियल पर्सन हैं, क्योंकि उनका जो भी लाइफ है वो मुझे हर दिन इंस्पायर करता है। ही वर्क्स हार्ड टू गिव आवर फैमिली अ गुड लाइफ, अपने फैमिली को, हमारे फैमिली को एक अच्छा लाइफ देने के लिए जो फादर हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं।
ही ऑलवेज टीचेस मी टू बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। वो हमेशा मुझे सिखाते हैं कि ऑनेस्ट रहो, मतलब ईमानदार रहो, और रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदार। देन ही ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड नेवर गिव अप। और वो साथ ही में मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूं और कभी भी गिव अप नहीं करूं। नेक्स्ट यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है और इसको पढ़ के आपको बायोडेटा बनाना है। पैराग्राफ है APJ अब्दुल कलाम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वाइडली रिवॉर्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया and the People's President, was a prominent aerospace scientist and statesman who served as India's 11th president from 2002 to 2007. Born on 15 October 1931 into a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu, his pivotal role in the development of India's civilian space program and military missile technology earned him national acclaim and country's highest civilian honor, the Bharat Ratna. After his presidency, he returned to his passion for teaching and writing, inspiring millions of young minds with his vision for a developed India through science and education until his death on 27 July 2015. While giving a lecture at IIM Shillong, his autobiography Wings of Fire continues to be a source of inspiration. हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ पे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट इन दो नाम से बुलाया जाता था, ये एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट के रूप में 2002 से 2007 तक सर्विस दिए। इनका बर्थ 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था एक हम्बल फैमिली में, जो कि रामेश्वरम, तमिलनाडु इनका बर्थ प्लेस है। ये इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ही पिविटल रोल प्ले किए, मतलब ये बोल सकते हो कि वो उसके बेस थे या फिर सेंटर थे। उनके वजह से ही डेवलपमेंट हुआ। कौन सा डेवलपमेंट? तो इंडियाज सिविलियन स्पेस प्रोग्राम, जो कि एक मिलिट्री मिसाइल टेक्नोलॉजी था। और ये नेशनल मतलब कंट्री को पूरे ही नेशन में, पूरे वर्ल्ड में आप बोल सकते हो कि एक ऑनर दिए। और उसके बाद फिर इनको मिला था भारत रत्न। इनका प्रेसिडेंसी ख़त्म होने के बाद ये अपने पैशन पे रिटर्न हुए, जो कि टीचिंग और राइटिंग का था, जिसके थ्रू ये मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स को इंस्पायर किए। इंस्पिरेशन भी कैसा कि सब आज तक भी वो चीज़ लोगों के माइंड में है। उसके बाद ये इंडिया को डेवलप किए थ्रू साइंस एंड एजुकेशन अपने डेथ तक, जो कि इनका डेथ का डेट दिया हुआ है 27 जुलाई 2015, जब ये एक लेक्चर ले रहे थे IIM शिलोंग में। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो कि एक कंटिन्यू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं इनका फुल नेम। जब हम लोग बायोडाटा लिखेंगे तो पहले फुल नेम लिखेंगे, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। नहीं पता है तो आप लिखोगे नेम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बर्थ डेट फिर आप लिखोगे 15 अक्टूबर 1931। बर्थ प्लेस आप लिखोगे रामेश्वरम, तमिलनाडु। उसके बाद में फिर आप इसमें लिख सकते हो इनका पेन नेम बोल सकते हैं, तो वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या फिर पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट। उसके बाद में प्रोफेशन तो एरोस्पेस साइंटिस्ट, ऑथर, टीचर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हम लोग डेट देंगे कि ये इससे इस तक वो रहे। ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। और उसके बाद में सिविलियन ऑनर करके आप इसमें भारत रत्न भी मेंशन कर सकते हैं। डेथ डेट भी आप मेंशन कर सकते हो 27 जुलाई 2015। तो ऐसे करके इनका जो बायोग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर दिया है एक पैराग्राफ, तो बायोडेटा लिखना है आपको सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नोन एज नेताजी। तो आपको बर्थ नेम मिल गया, सॉरी इनका नेम मिल गया। पहले आप नेम लिख दोगे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद में फिर इनका निकनेम या फिर इनका जो टाइटल है वो लिख दोगे नेताजी। देन ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, तो ऑनर में लिख सकते हो ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। देन ही वॉज बॉर्न इन कटक उड़ीसा इन 1897, तो बर्थ प्लेस कटक उड़ीसा और बर्थ ईयर 1897। बोस वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोलकाता एंड कैम्ब्रिज, तो यहाँ पे एजुकेशन लिखोगे कलकत्ता एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। He returned to India in 1920 and became active in the non-cooperation movement of Gandhiji. In 1924, he was arrested by the British and he spent most of the next years after in jail. तो यहाँ पे फिर आप लिखोगे अरेस्टेड बाय ब्रिटिश 1924, रिटर्न टू इंडिया 1920, उसके बाद में फिर
दिया है। देन ही रेस हिज इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943। 1943 में वो अपना इंडियन नेशनल आर्मी बनाए, वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया है, इसको रीड करके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसको आंसर करना है। There lived a naughty boy in a village. Each day the boy spent hours playing near the large old mango tree. तो एक नोटी बॉय रहता था एक विलेज में, जो कि अपना बहुत सारा टाइम जो है वो एक बड़े से आम का पेड़ था उसके पास में खेलते हुए वो वेस्ट करता था। He would make a crown of its leaf and then proudly declare I am the king of the forest. वो क्या करता था, मैंगो के लीव से क्राउन बनाता था और उसको पहन के वो डिक्लेयर करता था कि मैं इस फॉरेस्ट का किंग हूँ। The tree loved to have the boy visit it and play in its branches. जो ट्री था उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो जो बॉय है उसके पास में आए और अपना टाइम वो वहाँ पे स्पेंड करे। Time passed, the boy grew to be a man, but to the tree he would always be a boy. जो जैसे जैसे टाइम बीता, अब वो लड़का लड़के से आदमी में कन्वर्ट हो गया, बड़ा हो गया, और उसके बाद में लेकिन वो जो पेड़ था उसके लिए वो हमेशा एक बच्चा ही रहा। Gradually he stopped coming to the tree. Then one day, to the tree's great delight, he saw his boy approaching. तो ऐसा होता है कि अब क्योंकि वो बड़ा हो गया है तो वक्त के साथ वो अब पेड़ के पास आना छोड़ देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि पेड़ को बहुत खुशी होता है कि वो जो बच्चा है वो उसके पास आ रहा है। द बॉय सेड ही नीडेड मनी, फॉर विदाउट मनी ही कुड नॉट मैरी। बॉय क्या बोलता है कि उसको पैसा चाहिए, बिना पैसे के वो शादी नहीं कर सकता। टेक माई मैंगोज, they are the best variety, sell them and you will have more than enough money, offered the generous tree. The boy did not wait another minute. तो जो उसको शादी करने के लिए पैसे चाहिए और मैंगो ट्री क्या बोलता है कि तुम मेरे मैंगोज पिक कर लो, वो बेस्ट वैरायटी के मैंगोज हैं, उसको सेल करो, उससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, ज़रूरत से भी ज़्यादा पैसे। तो ट्री इतना जेनरस था। जो बॉय है वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता है। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड। क्या करता है बॉय, हर एक एक आम जितने भी उस पेड़ में थे वो सब तोड़ लेता है और उसको बेच देता है और फिर वो शादी कर लेता है। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम द बॉय केम बैक अगेन, सलन एंड कंप्लेनिंग, आई नीड अ हाउस, कैन यू गिव मी अ हाउस। कुछ टाइम के बाद में वो जो बॉय है वो वापस उस ट्री के पास में आता है और कंप्लेन करता हुआ आता है और वो बोलता है अब मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। ठीक है, बहुत ही ग्रीडी पर्सन था यहाँ पे, तो स्टोरी से ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर डिड द बॉय प्ले एवरी डे, हर दिन वो कहाँ खेलता था, तो एक बड़े से मैंगो ट्री के पास में। सो द बॉय प्लेड एवरी डे नियर अ लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। देन व्हाट डिड द बॉय यूज्ड टू से प्राउडली, वो प्राउडली क्या बोलता था कि मैं इस फॉरेस्ट का किंग हूँ। सो द बॉय यूज्ड टू मेक क्राउन ऑफ मैंगो लीव्स एंड डिक्लेयर प्राउडली दैट ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पे क्राउन बनाता था ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं, बस वो ये पूछा है क्वेश्चन में कि प्राउडली वो क्या बोलता था। सो द बॉय प्राउडली यूज्ड टू डिक्लेयर दैट ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। देन व्हाट डिड डिलाइट द ट्री, ट्री को क्या देख के खुशी हुआ था कि वो जो बच्चा है वो उसके पास फिर से आ रहा था। सो वन डे आफ्टर लॉन्ग टाइम ही द ट्री सॉ द बॉय कमिंग, दिस डिलाइटेड हिम। ये ठीक है, इट लिख देना, हिम नहीं। देन वाई डिड द बॉय नीड मनी फॉर, बॉय को मनी क्यों चाहिए था, शादी करने के लिए। सो द बॉय नीडेड द मनी बिकॉज ही कुड नॉट मैरी विदाउट इट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो द बॉय नीडेड मनी टू गेट मैरिड। हाउ डिड द ट्री सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व किया उसके प्रॉब्लम को, अपने मैंगोज दे करके। द ट्री सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाई गिविंग हिज मैंगोज टू हिम, ही कुड गेट द मनी बाई सेलिंग देम। वॉट वॉज द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द बॉय हैड, वॉट वॉज द नेक्स्ट प्रॉब्लम द बॉय हैड, अगला प्रॉब्लम क्या था बॉय को, तो उसको अब हाउस चाहिए था, तो ही डिड नॉट हैव अ हाउस। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अबाउट योर सेल्फ, वॉट डू यू डू एट होम एंड हु आस्क यू टू डू दैट। आपको बताना है कि आपको अपने बारे में लिखना है कि आप घर पे क्या करते हो और आपको वो करने के लिए कौन बोलता है। सो माई फादर मेड मी सो सीड्स इन द फील्ड, एग्जाम्पल दिया है कि मेरे जो फादर है वो मुझे सीड्स लगाने के लिए बोले थे फील्ड में, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया, आपको इस टाइप से बताना है। तो जैसे कि माई मदर मेड मी क्लीन द रूम, मेरी मम्मी जो है वो रूम क्लीन करने बोलती है। देन माई फादर मेड मी अरेंज द टेबल्स फॉर पार्टी, फादर जो है वो पार्टी के लिए टेबल्स अरेंज करने बोलते हैं। माई ब्रदर मेड मी अरेंज द फ्लावर्स, मेरे ब्रदर जो है वो फ्लावर्स अरेंज करने बोलते हैं। माई आंट मेड मी डस्ट द फर्नीचर्स,
जितने भी फर्नीचर्स हैं उनको क्लीन करने बोलती हैं। देन माई ग्रैंडफादर मेड मी अरेंज द स्वीट्स, माई ग्रैंड मदर मेड मी अरेंज बलून्स, कैंडल्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। ऐसा लग रहा है कहीं पे पार्टी डेकोरेशन चलने वाला है, पार्टी होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग पूरा एकदम ये स्टेटमेंट लिखा है। देन उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, पिक्चर को देख के आपको स्टोरी लिखना है 50 वर्ड्स में। पिक्चर दिख रहा है, ये हम लोग बहुत पुराना आप ये स्टोरी पढ़े हो कि एक थर्स्टी क्रो होता है जो कि उसको एक पॉट मिलता है जिसमें कि पानी रहता है लेकिन बहुत नीचे रहता है और उसको बहुत प्यास लगा होता है। तो वो क्या करता है, 1 बाय 1 बहुत सारे पेबल्स ला ला के उसमें डालते जाता है, पत्थर, और धीरे धीरे जो पॉट है उसके अंदर जो पानी था वो ऊपर आ जाता है और उसके बाद वो जो क्रो है वो उसको पी लेता है। सो देयर वॉज अ क्रो विच वॉज वेरी थर्स्टी, ही सर्च्ड फॉर वाटर एवरीवेयर, आउट डिसअपॉइंटेड, एट लास्ट ही सॉ अ पॉट, when he looked inside the pot he found that there was very little water in it. Again he was upset. Suddenly he saw some stones nearby the pot. He picked up some stones in his beak and put them one by one into the pot. By this idea, the level of water came up, and cow and crow drank the water and happily flew away. तो ये कंप्लीट हो गया आपके इस वाले मॉडल सेट का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 4 को देखेंगे। सेट 4 के लिए इंग्लिश का प्लेलिस्ट और बाकी सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट आपको फ़िलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। आप इनको क्लिक करके बॉटम पे जा कर के वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।